नमस्कार प्यारे साथियों। अपन आज से प्रारंभ कर रहे हैं कक्षा 12 की ओल्ड एनसीईआरटी। आप लोगों ने इनसे पहले भी कक्षा 6, 7 और 8 की ओल्ड एनसीईआरटी के वीडियो आप लोगों ने देख लिए होंगे, आप लोगों को मिल गए होंगे और वो काफ़ी समय पहले के अपलोड किए हुए हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ अध्यापन में गुणवत्ता कम रही होगी। तो मैं पुनः कक्षा 6, 7 और 8 कक्षा 6, 7, 8 इनके वीडियो है जो कि जल्दी अपलोड कर लूँगा। और आज से अपन प्रारंभ कर रहे हैं विश्व इतिहास कक्षा 12 की ओल्ड एनसीईआरटी। साथियों, अच्छे तरीके से आप लोग मेरे साथ में बने रहिएगा, बढ़िया तरीके से अपन समझेंगे। आज अपना पहला अध्याय है। टोटल इस बुक्स में अपने 15 इकाइयाँ हैं, टोटल 15 इकाइयाँ हैं और ये बहुत ही अच्छी बुक्स है और आपका जो कंटेंट है वो बेहतरीन तरीके से इस बुक्स में से तैयार होगा। आप लोगों को पता होगा कि ये बुक्स 2003 वाले संस्करण की है, तो यूपीएससी के लिए या फिर अन्य पीसीसी एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया बुक्स हैं। आप अच्छे तरीके से इनको समझिए, पढ़िएगा। पहला अध्याय अपना है विश्व इतिहास का समकालीन युग। विश्व इतिहास का समकालीन युग। आज की इस क्लास में केवल अपन भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। विश्व इतिहास का समकालीन युग, इसकी भूमिका क्या है, प्रस्तावना, इनके बारे में पढ़ेंगे और फिर इस अध्याय को अपन 4 से 5 भाग में करके पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो आप भी साथ साथ में बने रहना। प्रस्तावना, इसमें देखिए अंग्रेजी का हिस्ट्री शब्द है वो अपन हिंदी में इतिहास कहते हैं। शब्द लैटिन भाषा के हिस्टोरिया शब्द से निकला है। अब अंग्रेजी का शब्द है हिस्ट्री और हिस्ट्री शब्द है जो कि लैटिन भाषा के हिस्टोरिया शब्द से निकला है। और इसका अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो आपसे पूछताछ या फिर खोजबीन, अनुसंधान और सूचना आदि के जरिए प्राप्त किया हुआ ज्ञान। हिस्ट्री का अर्थ क्या है, पहला प्रश्न तो है कि हिस्ट्री इंग्लिश शब्द है, कौन सी भाषा में से निकला है, लैटिन भाषा के हिस्टोरिया शब्द से। और अर्थ क्या है, पूछताछ, खोजबीन, अनुसंधान। कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है कि मिलान कीजिए। उसके बाद में सूचना आदि के जरिए प्राप्त किया हुआ ज्ञान। इसका जर्मन पर्याय गैसिस्टे है। इसका जर्मनी में पर्याय क्या है, जर्मनी में पर्याय है गैसिस्टे, और जिसका अर्थ होता है भूतकाल में घटी घटनाओं का सुबोधगमय एवं सार्थक वृतांत। भूतकाल में घटी घटनाओं का सुबोधगमय और सार्थक वृतांत। इस प्रकार यदि सरल शब्दों में कहे तो इतिहास विगत घटनाओं का वृतांत या आख्यान। विगत घटनाओं का वृतांत या आख्यान सुबोधगमय, व्यवस्थित होना चाहिए और सार्थक होना चाहिए। जो घटनाएं घटित हुई है वो कैसी होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए। और सरल शब्दों में कहे तो इस प्रकार, यदि सरल शब्दों में कहे तो इतिहास विगत घटनाओं का वृतांत या आख्यान है। ये मनुष्य जाति के जीवन में घटी असाधारण घटनाओं का अभिलेख है। यह मनुष्य जाति के जीवन में घटी असाधारण घटनाओं का क्या है, अभिलेख है। जैसा कि ड्रॉयसन ने कहा, ड्रॉयसन कहते हैं कि इतिहास मनुष्य जाति की अपने बारे में जानकारी यानी आत्म जागरूकता है। अब देखिए साथियों, इनके बारे में प्रश्न एक तो इतिहास है क्या, शाब्दिक अर्थ, जर्मन पर्याय, लैटिन भाषा में क्या अर्थ है, और इनके साथ में जितने भी विद्वानों ने इनके बारे में परिभाषा दी है उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इन्हें नोट्स के रूप में लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा। ड्रॉयसन ने कहा कि इतिहास मनुष्य जाति की अपने बारे में जानकारी यानी आत्म जागरूकता है। इतिहास रेस गेस्ताई यानी कार्य कारण संबंधों का विज्ञान है। कार्य और कारण, इनके संबंधों का विज्ञान है। वो कैसे हैं कार्य कारण संबंधों का विज्ञान, उनका भी अपन आगे अध्ययन करेंगे बढ़िया तरीके से। इसमें मनुष्य द्वारा भूतकाल में किए गए कार्यों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया जाता है। अब भूतकाल में मनुष्य द्वारा जो कार्य किए गए थे उनसे संबंधित जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का क्या है, उत्तर देने का प्रयत्न है जो कि किया जाता है, वो इतिहास में किया जाता है। इसी बात को लॉर्ड एक्टन ने कुछ भिन्न रीति से स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो भिन्न रीति से स्पष्ट करते हुए कहा है कि इतिहास ज्ञान की पूर्णता का अभिलेख तैयार करने का एक अनोखा
माध्यम है। ज्ञान की पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता का अभिलेख तैयार करने का एक अनोखा माध्यम है जो अधिक से अधिक लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है। अधिक से अधिक लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है। उसके बाद में ज्ञान तथा समझ बूझ की इस परिपूर्णता की सहायता से मानव बुद्धि का विकास हुआ है और वो अपने जीवन यापन के लिए बेहतर साधन खोज सका है। इस प्रकार इतिहास जितना सरोकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बलों या ताकतों में रखता है उतना ही सरोकारीय ज्ञान, विश्वास और नैतिकता से रखता है। तो ये प्रत्येक विद्वानों ने अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी, अपने विचार है जो कि इतिहास के बारे में रखा है। अपन इस अध्याय में केवल भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, इतिहास है क्या, और समकालीन विश्व इतिहास के बारे में अपनी या फिर प्रस्तावना है जो कि इस बुक्स की, वो अपन इस अध्याय में समझ रहे हैं। फिर आगे हेरोडोटस और थ्यूसिडाइडस बड़े विद्वान थे, तो इन्होंने देखिए हेरोडोटस और थ्यूसिडाइडस के समय से ही इतिहास विभिन्न रीतियों, शैलियों में ही और विभिन्न प्रयोजनों, उद्देश्यों के साथ लिखा जाता रहा है। अब देखिए हेरोडोटस और थ्यूसिडाइडस बड़े इतिहासकार हुए हैं, बड़े लेखक हुए हैं। तो इनके समय से ही ये इतिहास है वो विभिन्न रीतियों में लिखा जाता था, विभिन्न शैलियों में लिखा जाता था और विभिन्न प्रयोजन और विभिन्न उद्देश्य के साथ में लिखा जाता रहा है। जैसा कि लिन थॉर्नडाइक ने लिखा था, कुछ के लिए इतिहास साहित्य है। अब थॉर्नडाइक जी क्या कह रहे हैं, इनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है, सीधी परिभाषा पूछी जाती है कि थॉर्नडाइक ने क्या कहा था, या फिर सीधा पूछ लिया जाता है कि कुछ अन्यों के लिए तथ्यों का उल्लेख है या फिर कुछ के लिए इतिहास साहित्य है। सीधी परिभाषा पूछ ली और फिर प्रश्न पूछेंगे कि ये परिभाषा है वो किसकी है। इतिहास की विद्यार्थी के लिए तो ये गहराई से अच्छा तरीके से याद रखने की जरूरत है। तो लिन थॉर्नडाइक ने लिखा था, कुछ के लिए इतिहास साहित्य है और कुछ अन्यों के लिए तथ्यों का उल्लेख। अब कुछ के लिए तो क्या है, साहित्य है, और कुछ जो अन्य लोग हैं उनके लिए तथ्यों का क्या है, उल्लेख है। अब कुछ के लिए वर्तमान की व्याख्या है तो कुछ की अन्य लोगों के लिए भूतकाल का प्रकटीकरण। अलग अलग विद्वानों ने अपने प्रकटीकरण या अनुभूति। इतिहास लिखना वास्तव में एक बड़ा नाजुक काम है। इतिहास लिखना एक बहुत सरल काम नहीं है, बहुत नाजुक काम है। जैसा कि ड्यूरेंट ने कहा, ड्यूरेंट ने क्या कहा, तो देखिए, कोई मूर्ख व्यक्ति ही सैकड़ों सदियों के इतिहास को मात्र 100 पृष्ठों में समेटने का जोखिम उठाएगा। कोई मूर्ख व्यक्ति, अब देखिए हजारों करोड़ों साल पहले का, पहले हजारों या करोड़ों अपन लोगों से कहा दिया जाए कि एक दिन में आप लोगों ने क्या किया, एक दिन में आप लोग ने क्या क्या कार्य किया है, उनका आप ब्यौरा लिखिए तो भी आप लोग लिख नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा हो जाता है। कह सकते हैं कि अपने 10-15 या एक महीने का आप लोगों से लिखने को कहा जाए, बीता हुआ समय क्या है, इतिहास बीते हुए समय की जो घटनाएं आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आप बड़ी सी बुक छाप दोगे। लेकिन ड्यूरेंट कहते हैं कि कोई मूर्ख व्यक्ति सैकड़ों सदियों के इतिहास को मात्र 100 पृष्ठों में समेटने की जोखिम उठाएगा, मात्र 100 पृष्ठों में ही समेटने का जोखिम है वो उठाएगा। इसलिए इतिहास के क्षेत्र को सिकोड़ कर समकालीन युग तक सीमित करने तथा उसकी व्याख्या के लिए कुछ व्यवहारिक अनुमानों, परिकल्पनाओं का पता लगाने की जरूरत महसूस की। अब देखिए हुआ क्या कि इतने बड़े इतिहास को सिकोड़ करके, यानी कि छोटा करके समकालीन युग तक, यानी वर्तमान समय तक, समकालीन युग तक सीमित करने तथा उसकी व्याख्या के लिए कुछ व्यवहारिक अनुमानों, अब उनकी व्याख्या करना है तो उनकी व्यवहारिक अनुमान, परिकल्पना का पता लगाने की जरूरत है जो कि महसूस की गई। और फिर क्रोसे, अब क्रोसे क्या करें, क्रोसे भी इससे अधिक के लिए सहमत नहीं हो सकता था। क्रोसे भी कह रहा है कि इनसे ज़्यादा सहमत होना गलत बात है, क्योंकि इतने सैकड़ों सदियों का इतिहास है जो कि बिल्कुल समकालीन युग तक सीमित सिकोड़ करके लिखा जाना चाहिए। जब उसने घोषित किया कि संपूर्ण इतिहास ही समकालीन इतिहास है, जब उन्होंने घोषित किया कि संपूर्ण इतिहास ही क्या है, समकालीन इतिहास है, आधुनिक मानदंडों को दृष्टिगत रखते हुए, जो आधुनिक मानदंड है उनको दृष्टिगत रखते हुए इतिहासकारों ने इतिहास की जो व्याख्याएं की हैं वे फिलहाल सही प्रतीत होती है। अब देखिए, आधुनिक मानदंड है उनको ध्यान में रखते हुए इतिहासकारों ने इतिहास की जो व्याख्याएं की है वे फिलहाल सही प्रतीत होती है। इस संदर्भ में वोल्टेयर ने इतिहास का दर्शन, अभिव्यक्ति का निर्माण किया। अब वोल्टेयर
ने इतिहास का दर्शन या अभिव्यक्ति का क्या किया, निर्माण किया। अन्य इतिहासकारों में वोल्टेयर ने तो इतिहास का दर्शन और अभिव्यक्ति का निर्माण, और इनके साथ में अन्य इतिहासकार भी जैसे कि कोलिंगवुड ने इतिहास के इस दर्शन को 2 रूपों में स्पष्ट किया। अब इतिहास के इस दर्शन को कितने रूपों में स्पष्ट किया, 2 रूपों में, जिसमें पहला किसी समस्या विशेष का एक विशेष अध्ययन, किसी समस्या है उस समस्या विशेष का विशेष अध्ययन, और उसके बाद में इन्होंने दूसरा नए ऐतिहासिक सत्यों और पुराने परंपरागत सिद्धांतों के बीच के अंतर का पता लगाना। अब जो नए ऐतिहासिक सत्य है और पुराने परंपरागत जो सिद्धांत है उनके बीच में अंतर ज्ञात करना, उनकी तुलना करना, उनके बारे में पता लगाना। उसके बाद में अब समकालीन इतिहास के लेखन का उद्देश्य है उन ऐतिहासिक घटनाक्रम को स्पष्ट करना जिन्होंने 20वीं शताब्दी के दौरान विशिष्ट रूप से जीवन को प्रभावित किया। अब समकालीन इतिहास क्यों लिखना चाहिए, उद्देश्य क्या है? प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि क्यों लिखना चाहिए समकालीन इतिहास, क्या जरूरत पड़ी? तो देखिए, समकालीन इतिहास लिखने का उद्देश्य उन ऐतिहासिक घटनाक्रम को स्पष्ट करना जिन्होंने 20वीं शताब्दी के दौरान विशिष्ट रूप से जीवन को क्या किया, प्रभावित किया है। और पहले ये घटनाक्रम आधुनिक यूरोप का इतिहास अथवा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इतिहास जैसे उन व्यापक विषयों का हिस्सा थे जो समकालीन इतिहास के विविध से विषय रहे हैं या विषय थे। इनके साथ में एक विषय विशेष के रूप में समकालीन इतिहास के अध्ययन में अनेक अनोखी समस्याएं उपस्थित होती हैं। इस अध्ययन में ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर खोजना पड़ता है, जैसे समकालीन इतिहास को कहाँ तक इतिहास का ही एक रूप माना जाए। अब काफी सारे प्रश्न आएंगे कि समकालीन इतिहास को कहाँ तक इतिहास का एक रूप माना जाए अथवा समकालीन इतिहास की परिभाषा क्या है। ये अपन इस बुक्स में बढ़िया तरीके से समझेंगे, या समकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में क्या अंतर है, अंततः इसकी विशेष लक्षण या विशेषताएं क्या है। समकालीन इतिहासकार आमतौर पर अपने ग्रंथ के आरंभ में यह बताते हैं कि पुरानी दुनिया, अब समकालीन इतिहासकार अपना जो ग्रंथ या बुक्स है जो कि उनके बारे में जैसे ही प्रारंभ करेंगे तो वो उसमें पुरानी दुनिया के बारे में बताएंगे और पुरानी दुनिया के विघटन के क्या कारण थे जिनकी वजह से नई दुनिया का आविर्भाव हुआ। इसलिए समकालीन इतिहास के वर्ण्य विषय में अधिकांशतः 2 विश्व युद्धों के बीच की दुनिया का वृत्तांत प्रस्तुत किया जाता है। पहला विश्व युद्ध और उसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध। इन दोनों के बीच का अधिकांशतः ज़्यादातर जो विद्वान हैं वो पहले युद्ध से लगा करके दूसरे युद्ध तक समकालीन इतिहास, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समकालीन, अपन इतनी रामायण पढ़े तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समकालीन इतिहास में इतिहास का जो वर्ण्य विषय है वो कहाँ कहाँ तक है। तो प्रथम विश्व युद्ध से लगा करके द्वितीय विश्व युद्ध का वृत्तांत है जो कि प्रस्तुत किया जाता है अधिकांश जो विद्वान है वो, जिसमें अनेक घटनाएं शामिल हैं। जैसे अब प्रथम विश्व युद्ध से लगा करके द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में कौन कौन सी घटना है, जिसमें देखिए पेरिस शांति सम्मेलन के फलस्वरूप हुई शांति संध्या, उसके बाद में फांसीवाद और नाजीवाद का उद्भव, साम्यवादी तथा पूंजीवादी गुटों के बीच संघर्ष जो 1945 से बराबर चलता रहा, और सोवियत संघ तथा यूगोस्लाविया का विघटन और जिसके परिणाम स्वरूप एक ध्रुवीय विश्व का आविर्भाव हुआ। इस प्रकार संक्षेप में समकालीन इतिहास विश्व के समकालीन युग का ही इतिहास है, किंतु समकालीन इतिहास की सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाए इसका एक तर्कसंगत उत्तर यह हो सकता है कि यह वहां से शुरू होता है जहां आधुनिक इतिहास खत्म होता है। इसलिए समकालीन इतिहास को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि समकालीन इतिहास वह है जो उस काल का हो तथा उस अवधि का अभिलेख प्रस्तुत करता हो जिसमें इतिहासकार जीवित रहा है। अब देखिए, समकालीन इतिहास के बारे में अपन आगे विस्तार रूप से देखेंगे। तो इसमें समकालीन इतिहास वह है
जो उस काल का हो तथा उस अवधि का अभिलेख प्रस्तुत करता है जिसमें इतिहासकार क्या रहा है, जीवित रहा है। और मोराक्लो के अनुसार समकालीन इतिहास वहां से शुरू होता है जहां वर्तमान विश्व की वास्तविक समस्याएं सर्वप्रथम दृश्य रूप ग्रहण करती है या फिर दृश्य रूप ग्रहण करती है। अगला प्रश्न यह है कि समकालीन इतिहास की सुसंगतता को खोजने के लिए पीछे कहां तक की घटनाओं का उल्लेख किया जाए। उदाहरण के लिए फ्रांस के इतिहास लेखक आज भी डी गोल के फ्रांस में 1799 की फ्रांस की राज्य क्रांति की अनसुलझी विषमताओं को देखते हैं। इस प्रकार ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से किस प्रकार की समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया जा रहा है। वर्तमान संदर्भ में प्रथम विश्व युद्ध से प्रारंभ हुई अवधि को कई दृष्टियों से प्रवृत्ति निर्धारक माना जा सकता है। विश्व भर में और विशेष रूप से तीसरी दुनिया में लोगों की राष्ट्रवादी भावनाओं तथा आकांक्षाओं का स्फुरण एवं प्रतिफलन, पश्चिम का अधपतन, जिसके जरिए जैसा कि स्पेंगलर ने स्पष्ट किया है विश्व के कार्यकलापों पर से यूरोपीय प्राधान्य का अंत हुआ। लीग ऑफ नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अस्तित्व में आना और फांसीवादी, नाजीवादी, साम्यवादी जैसे उद्दंड या अध्ययन एवं सर्वाधिकारवादी वादों का उत्थान और पतन, विज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी का विकास, शीतकालीन युद्ध और द्वितीय ध्रुवीवाद, सोवियत संघ के धराशायी होने पर एक ध्रुवीयवाद का आविर्भाव, कष्टों तथा आपदाओं के माध्यम से दुनिया का गला घोटने वाली गरीबी की समस्या और राजनीतिक परिणामों की अपेक्षा आर्थिक परिणामों को अधिक महत्व दिया जाना, जैसा कि आज की आतंकवादी तथा रूढ़िवादी प्रवृत्तियों में प्रतिबिंबित होता है। ऐसे ही अनेक विषय हैं जिन्हें समकालीन इतिहास में शामिल किया जाता है। अब देखिए समकालीन इतिहास में कौन कौन से विषय शामिल किए जाते हैं, तो अपने ऊपर काफ़ी विषय के बारे में अध्ययन किया। ये सारे विषय हैं जो कि समकालीन इतिहास में शामिल किए जाते हैं। इसलिए ये उचित प्रतीत होता है कि समकालीन इतिहास का प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध से किया जाए और लगभग सभी इतिहासकार इस विषय पर सहमत हैं। किंतु इससे पहले उठाए गए प्रश्न पर पुनर्विचार करते हुए यह भी उचित प्रतीत होता है कि विश्व के समकालीन इतिहास की रचना तथा व्याख्या करते समय आधुनिक विश्व के उत्थान को भी पृष्ठभूमि में रखना बहुत ही आवश्यक है। कुल मिलाकर के एक पृष्ठभूमि या प्रस्तावना के बारे में इस अध्याय में अपने अध्ययन किया कि समकालीन इतिहास है क्या, कहाँ से लगाकर कहाँ तक अध्ययन है जो कि इनके बीच में किया जाता है। तो मुख्य रूप से ज़्यादातर अधिकांश इतिहासकार है जो कि प्रथम विश्व युद्ध से लगा करके द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की जो वृत्तांत है, वर्ण विषय है, उनका अध्ययन करते हैं और विषय वस्तु अपन लोगों ने इनमें समझी। इनमें जितने भी जो भी विश्व में घटनाएं घटित हुई है, जो समकालीन राजनीतिक घटनाएं घटित हुई है और अन्य घटनाएं घटित हुई है, उन सभी घटनाओं को इनमें रखा जाता है समकालीन विश्व में। इनके साथ में ही पहली इकाई जिसमें विश्व इतिहास का समकालीन युग, इनके बारे में जो प्रस्तावना वाला भाग था वो अपन लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद में अपन अगला भाग पढ़ेंगे विश्व इतिहास का समकालीन युग है क्या, इनके बारे में, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे समकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बीच अंतर क्या है, और फिर आगे पढ़ेंगे समकालीन इतिहास की लाक्षणिक विशेषताएं और फिर समकालीन विश्व की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सर्वेक्षण। कुल मिलाकर के 4-5 इकाई में अपन 4-5 पाठों में इस पहली इकाई को अपन पढ़ेंगे। टोटल अपना 15 इकाइयाँ हैं। बढ़िया तरीके से इनको अपन समझेंगे। आप लोग भी अच्छा तरीके से साथ में जुड़े रहना। बढ़िया तरीके से अपन वर्ल्ड एनसीईआरटी का कोर्स है जो कि कंप्लीट करेंगे। और आप लोग यदि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ही मैं आपको सारे के सारे वीडियो है जो कि उपलब्ध करवा पाऊँगा। नहीं तो फिर आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करोगे तो फिर मैं एक वीडियो बना करके ही अगले वीडियो बनाने में मेरी रुचि है वो बिल्कुल कम रह जाएगी, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करोगे तो फिर व्यूज़ कम आएंगे और मुझे मनोबल हमेशा व्यूज़ ही बढ़ाते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में और अपने साथियों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों। अगले वीडियो में अपन अच्छी जानकारी के साथ में मिलेंगे।
जय हिंद।